एवरीवन, PYQs की सीरीज़ में अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं 2022 के क्वेश्चन। हिस्ट्री का पोर्शन अब अपन ने स्टार्ट कर रखा है। 2023 और 2024 के हो चुके हैं और जिनका आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हो आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 पिछले में 2023 में कौन सा आया है? 2023 में आया 1833 वाला अधिनियम। अब यहाँ पे कौन सा आ गया? भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी रिजर्व और अंतरित यानी ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? अब आरक्षित विषय के बारे में पूछा है तो इनको 100% आपको पढ़ के जाने हैं। सारे के सारे इम्पोर्टेंट एक्ट्स जरूर ध्यान से पढ़ने चाहिए। तो आरक्षित के अंदर आता है अपना न्याय प्रशासन, आरक्षित में आता है। स्थानीय स्वशासन आता है हस्तांतरित में। और भू राजस्व किस में आता है? आरक्षित में। और पुलिस भी किस में आती है बच्चा? आरक्षित के अंदर आती है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो आंसर तो अपना क्या आएगा? 1, 3 एंड 4 यानी सी ऑप्शन आएगा। इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत प्रांतीय विषय को 2 भागों में विभक्त किया गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था और कार्य में वह अपने मंत्रियों की सहायता लेता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती थी। दोनों में आपको डिफरेंस समझ आया? हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन है और वो अपने कार्यों के लिए मंत्रियों से सलाह भी लेता है और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी भी होता है। लेकिन आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता है और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अब आरक्षित के अंदर कौन कौन से विषय शामिल हैं वो देख लेते हैं। तो आरक्षित में शामिल है न्याय प्रशासन, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन और पुलिस। ये सारे के सारे अपने क्या हैं? आरक्षित में। हस्तांतरित में कौन इंक्लूडेड है? शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन, आबकारी। ये सारे के सारे किस में इंक्लूडेड हैं? हस्तांतरित में। तो क्लियर हो गए? याद रखना है भाई, आरक्षित और हस्तांतरित विषय कौन कौन से थे और इनमें क्या क्या शामिल थे। क्लियर? आगे बढ़ें या फिर एक बार फिर वापस से बताएं। आरक्षित में कौन कौन से आ गए? न्याय प्रशासन, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई, खनिज संसाधन और पुलिस। हस्तांतरित में कौन सा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, स्थानीय प्रशासन, आबकारी। क्लियर? बढ़ें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये फणम वर्ड कहाँ से आया है? तो ये फणम वर्ड था एक सिक्का, तो सिक्के को निर्दिष्ट करता है। और ये छोटे छोटे सिक्के होते थे, सोने शायद चांदी के भी थे, सोने के थे, है ना। तो फणम वर्ड कहाँ से आया है? सिक्कों से आया है। ये किस टाइम के थे ये देख लेते हैं। फणम का मीन्स क्या निकल के आ गया? अपना सिक्के। फणम विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सोने के छोटे सिक्के फणम कहलाते थे। फणम विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित सोने के छोटे सिक्के थे जो क्या कहलाते थे? फणम ही कहलाते थे। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध सिक्का स्वर्ण या वराह था। तो सबसे प्रसिद्ध सिक्का विजयनगर का क्या था? स्वर्ण या वराह। और वराह इसे पौंड भी कहते थे, हूण भी कहते थे, परदाव या परदोस भी या पैगोडा भी कहा जाता था। पैगोडा के बारे में तो बड़ा ही फेमस है, हमेशा ही आता रहता है, तो ध्यान रखना। विजयनगर में सबसे प्रसिद्ध सिक्का जो था वो कौन सा था? स्वर्ण या वराह। उसे पौंड भी कहते थे, हूण भी कहते थे, परदाव, परदोस, पैगोडा भी कहते थे। यह पूरे विश्व में स्वीकार किया जाता था, जिसका वजन कितना था? 52 ग्रेन था। ठीक है। सोने के छोटे सिक्कों को प्रताप या फणम कहा जाता था। छोटे सिक्कों क्या कहा जाता था? प्रताप तथा फणम कहते थे। चांदी के छोटे सिक्के क्या कहलाते थे? तार। और धोर हरे भी चांदी का सिक्का था। धोर हरे भी किसका था? चांदी का सिक्का था। जीतल तांबे का सिक्का था। तो यूपीएससी में लगातार विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन तो आता ही, डेफिनेटली आता है। 2023 में भी आया है, 2024 में आया है, जिनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या आया है? उससे रिलेटेड एक सिक्के के बारे में पूछ लिया, फणम, जो छोटा सा क्या है? सोने का सिक्का है। और सबसे प्रसिद्ध कौन सा? स्वर्ण या वराह। पौंड, हूण, परदाव, परदोस, पैगोडा भी कहते हैं। 52 ग्रेन का होता है।
और प्रताप और फणम क्या हैं? छोटे सोने के सिक्के। चांदी के छोटे सिक्के क्या कहलाते थे? तार। और चांदी का सिक्का कौन सा था? धोरहरे। और जीतल किसका था? वही तांबे का। क्लियर? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए और आप बताओ इसमें से उपयुक्त में से गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे, कौन थे? तो भाई गदर पार्टी में ओनली रास बिहारी बोस इसमें इंक्लूडेड थे। बारिंद्र कुमार घोष और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी ये सारे के सारे क्या थे? इसमें इंक्लूडेड नहीं थे गदर पार्टी में। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। गदर पार्टी के बारे में वैसे विस्तृत तो मतलब जो पीछे के क्वेश्चंस आएंगे, आज अपन 2023 का नहीं सॉरी 22 का पढ़ रहे हैं, तो 2023 से या 22 से पहले के जितने पेपर होंगे उनमें कहीं ना कहीं इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो आगे के पेपर में आ जाएगा, अपन पढ़ेंगे। इससे पहले अपन पढ़ते हैं कि बारिंद्र कुमार घोष कौन थे। बारिंद्र कुमार घोष एक भारतीय क्रांतिकारी पत्रकार थे। बारिंद्र घोष श्री अरबिंदो के छोटे भाई थे। 1905 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष व अरविंद घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने की जानकारी दी गई। 1907 में बारिंद्र कुमार घोष ने भूपेंद्र दत्त जो स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई थे एवं जतेंद्र नाथ मुखर्जी के साथ मिलकर बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना करी। ठीक है, तो इतने ये दो पैराग्राफ आए समझ में। बारिंद्र कुमार घोष कौन थे? भारतीय क्रांतिकारी भी थे, पत्रकार भी थे और श्री अरबिंदो के छोटे भाई थे। और 1905 में बारिंद्र कुमार घोष और अरविंद घोष ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी? भवानी मंदिर, जिसमें क्या था? क्रांतिकारी कार्यों का संगठित करने की जानकारी थी। 1907 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त और जतेंद्र नाथ मुखर्जी इनके साथ मिलकर बंगाल में क्या कौन सी समिति की स्थापना करी? अनुशीलन समिति की स्थापना करी। युगांतर नामक क्रांतिकारी समिति की स्थापना में भी बारिंद्र कुमार घोष का क्या था? योगदान था। युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका 1996 में बारिंद्र कुमार घोष भूपेंद्र नाथ दत्त ने शुरू की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। युगांतर साप्ताहिक पत्रिका किसने स्टार्ट करी थी? 1996 में बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने स्टार्ट करी थी। 1906 में ही बारिंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर फुल्लर को मारने का प्रयास किया। ठीक है, किसने फुल्लर को मारने की कोशिश करी? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अलीपुर षड्यंत्र केस। हेमचंद्र कानूनगो नामक क्रांतिकारी ने पेरिस में एक रूसी से बम बनाने का प्रशिक्षण लेकर 1908 में भारत आकर कलकत्ता में मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना स्थापित किया। मणिकतल्ला पर 1908 ईस्वी में पुलिस ने छापा मारकर अरविंद घोष, बारिंद्र घोष एवं सहित युगांतर समूह के 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया। इन पर अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चलाया गया। बारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा हो गई, किंतु अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में मई 1909 में छोड़ दिया गया। ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में। अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? एक हेमचंद्र कानूनगो नामक एक क्रांतिकारी थे, पेरिस में क्या सीख के आए थे? वो पेरिस में एक रूसी से एक बम बनाना सीख के आए थे और वो आके उन्होंने कलकत्ता के मणिकतल्ला में एक कारखाना स्थापित किया और वहाँ पर पुलिस ने छापा मार दिया 1908 में। 34 क्रांतिकारी और बारिंद्र कुमार घोष, अरविंद घोष उसमें पकड़े गए। फिर उसके बाद बारिंद्र कुमार घोष को तो क्या दे दिया? आजीवन कारावास की सजा दे दी। अरविंद घोष को उचित साक्ष्य के अभाव में 1909 में छोड़ दिया। अब 1920 में एक आम माफी के दौरान बारिंद्र को रिहा कर दिया गया और वह पत्रकारिता में कैरियर शुरू करने के लिए कोलकाता चले गए, कोलकाता लौट गए। 1923 में पांडिचेरी चले गए जहां उनके कौन थे? बड़े भाई थे। 1923 में वो अपने पांडिचेरी चले गए और अपने बड़े भाई थे। अरविंद घोष ने श्री अरबिंदो आश्रम का गठन किया। वे अरबिंदो से आध्यात्मिकता और साधना की ओर प्रभावित थे। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन में आया था जोगेश चंद्र चटर्जी जो 1895 से 1960 तक रहे और मूलतः बंगाल के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे बंगाल के अनुशीलन समिति और संयुक्त प्रांत जो कि क्या कहाँ है अभी उत्तर प्रदेश में है शायद,
उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। उन्हें काकोरी कांड में आजीवन कारावास का दंड मिला था। काकोरी कांड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के बारे में भाई डेफिनेटली पढ़ के जाना, आगे क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन जो कि कब आया था 1942 में। अब इसके बारे में स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखना है कौन सा सही है। ठीक है, देखो जब भी आप क्वेश्चंस करो या मैं भी करूँ तो उसमें सही है, सही नहीं है, आरोही अवरोही, तो इन चीज़ों का स्पेसिफिक ध्यान रखना, क्योंकि अपन गलती कर सकते हैं और मोस्टली कर भी जाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपने यहाँ पर। फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। भाई इतने अच्छे ये क्रिप्स मिशन वाले लोग नहीं थे कि ये स्टेटमेंट दे दें कि भारतीय लोग भी उसमें शामिल हों, ऐसा कहने वाले नहीं थे ये। नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उससे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। हाँ भाई, ये इतने तो चालू थे लोग कि भाई जो अलग होना चाहे उसको अलग रख दो और ब्रिटेन के साथ संधि पर हस्ताक्षर कर दो। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं कुछ इसके बारे में। क्रिप्स मिशन कब आया 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर दबाव डाला कि वे भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करने के लिए बातचीत करें। चर्चिल ने भारत के राजनीतिक वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक सदस्य वाला मिशन भेजा। तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इसमें उसके मित्र राष्ट्रों ने क्या बोला कि आप भारतीयों से हेल्प ले लो अभी के लिए, और इस हेल्प के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल पर उन्होंने दबाव बनाया, जिसके लिए फिर उन्होंने किसको भेजा, क्रिप्स मिशन को भेजा स्टीफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, क्रिप्स के क्या थे महत्वपूर्ण बिंदु, देखो भाई। भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा और एक भारतीय संघ की स्थापना। यह संघ विदेशी नीति के मामले में स्वतंत्र होगा। तो इसने ये बोल दिया कि भारत को डोमेनियन स्टेटस का दर्जा मिल जाएगा और एक भारतीय संघ की स्थापना कर दी जाएगी और यह संघ विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र होगा। ठीक है, युद्ध समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, जिसमें केवल ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा निर्वाचित व देशी रियासतों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो अब देख लो इन्होंने किनको शामिल कर दिया संविधान निर्मात्री परिषद के अंदर गठन के लिए। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों द्वारा निर्वाचित व देशी रियासतों के नामित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार नए संविधान को निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकार करेगी। अब देखो भाई क्या क्या इनकी शर्तें हैं ब्रिटिश सरकार की। जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे पृथक संविधान बना सकते हैं। देशी रियासतों को भी भारतीय संघ से अलग होने व पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। सेकंड है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हेतु प्रावधान। ये सारी शर्तें किसकी हैं, ब्रिटिश सरकार की हैं। तो ये ऑप्शन में आया था अपने वो सही है। उक्त व्यवस्था लागू होने तक भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन पर होगा। गवर्नर जनरल की शक्तियां यथावत रहेंगी। युद्ध के दौरान वह कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के मुख्य वर्गों के प्रतिनिधि होंगे। कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध किया। कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव का विरोध कर दिया। क्योंकि इसमें पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमेनियन स्टेटस ही देने, प्रांतों को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार देने का उल्लेख था। इसलिए कांग्रेस ने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। क्लियर, आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हुए देखते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए
उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ हैं? तो जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो जैन ग्रंथ एक परिशिष्ट पर्वन तो है डेफिनेटली, तो दो तो है ही है, तो दो तो ऑप्शन में इसमें भी है, इसमें भी। नीतिपकरण और अवदान शतक, ये तो शायद बौद्ध से रिलेटेड थे। अवदान शतक, शतक तो धान्य कटक और सुन पिटक, ये सारे के सारे शायद बौद्ध से रिलेटेड थे। त्रिषष्टि लक्षण महापुराण, ये में भी हो सकता है। तो 2 और 4 ऑप्शन हो सकते हैं, होंगे क्या यही है आंसर? भाई पहले पढ़ लिया था, सॉरी। अब पढ़ते हैं अपन। बौद्ध साहित्य, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। इनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ये सारे के सारे किस में हैं? पाली भाषा में है। ठीक है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। माने यह त्रिपिटक में सबसे बड़ा एवं श्रेष्ठ है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। सुत्त पिटक 5 निकायों में विभाजित है: दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेशों के वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय पद्यात्मक है। तो आपने पढ़ा बौद्ध साहित्य सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक है। अब सुत्त पिटक के बारे में देखते हैं। सुत्त पिटक क्या है? धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। माने यह त्रिपिटक में सबसे बड़ा व श्रेष्ठ। सुत्त पिटक को ही क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और इसमें 5 निकाय हैं, इनके बारे में आपने पढ़ लिया। प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के क्या हैं? उपदेशों के वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं। और खुद्दक निकाय क्या है? पद्यात्मक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? अगला है भाई विनय पिटक। विनय पिटक के बारे में देखें। इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों और विधि निषेधों का संग्रह है। इसके 3 भाग हैं: पातिमोक्ष, खंदक और परिवार। ठीक है। विनय पिटक के अंदर क्या दिया हुआ है? नियम, आचार विचारों और विधि निषेधों के बारे में संग्रह दिया गया है। नेक्स्ट है, लास्ट है अभिधम पिटक। ये दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। पाली भाषा के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? मिलिंद पन्हु, जिसमें मिलिंद नागसेन द्वारा रचित है, और ये मिनेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच दर्शन का वर्णन है। दीपवंश और महावंश क्या है? ये सिंगली अनुश्रुतियाँ हैं। नीतिपकारण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है। और महानिब्बा शुत्त भी क्या है? पाली भाषा का ग्रंथ है। ठीक है। अब पढ़ते हैं। संस्कृत में बौद्ध ग्रंथ महावस्तु एवं ललित विस्तार अवदान शतक 2री शताब्दी ईस्वी का एक संस्कृत बौद्ध पाठ है, में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है। ललित विस्तार वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। ललित विस्तार को आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज लिखा था। तो आई बात समझ में। संस्कृत में कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं? महावस्तु एवं ललित विस्तार। अवदान शतक में महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन है। ललित विस्तार में वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। ललित विस्तार का आधार बनाकर मैथ्यू अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज लिखा था। अष्टसहस्त्र प्रज्ञापारमिता में बोधिसत्वों द्वारा विकसित आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है। अश्वघोष ने सौंदरानंद सारिपुत्र प्रकरण बुद्ध चरित लिखा। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। तो बौद्धों का रामायण है अपना बुद्ध चरित। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। दिव्यदान में परवर्ती मौर्य शासकों व पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। दिव्यदान में किसका वर्णन है? दिव्यदान में परवर्ती मौर्य शासकों व पुष्यमित्र शुंग का वर्णन है। आर्य मंजूश्री मूल कल्प में गुप्त सम्राटों का वर्णन है। तिब्बत के बौद्ध लामा तारानाथ ने 12वीं सदी में कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे। ये तो बात थी पूरे के पूरे भाई बौद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के जितने भी ग्रंथ रिलेटेड हैं किसी भी भाषा से, उन सब के बारे में थी ये बात। अब पढ़ते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। भाई ये आगम वर्ड इम्पोर्टेंट है, आ चुका है। जैन साहित्य को आगम या सिद्धांत कहा जाता है। कुल 46 आगम ग्रंथ हैं। आगम के अंतर्गत 12 अंक, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र,
अनुयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र आते हैं। आगमों में 12 अंग सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये हैं आचरांग सूत्र, सुमग्धांग सूत्र, सूत्रकृतांग भी जिसे कहते हैं, स्थानांग, समवायंग सूत्र, भगवती सूत्र, नायधम कहा सूत्र, उवास गदसाओं और अंतगढ़ दशाओं, अणुत्रोवाऊ दशाओं और ये क्या अनुतरोपपातिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विभाग स्वयं और दृष्टिवाद। भाई रे, इसके जब अंग ही इतने खतरनाक नाम है, इनके बारे में अगर विश्लेषण के बारे में पूछ लेता तो भाई गायब हो जाते। थैंक गॉड नाम ही है इनकी। चलो बढ़ते हैं आगे। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का उल्लेख है। आचरांग सूत्र में किसका वर्णन है? जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए गए नियमों का उल्लेख है। उवास गद दशाओं में जैन उपासकों के विधि नियमों का संग्रह है। ठीक है, क्लियर? अभी तो और भी है भाई इसके बारे में। भद्रभाऊ द्वारा संस्कृत भाषा में रचित कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मालूम होता है। तो भद्रभाऊ ने कौन सी रचना रची? वो कल्पसूत्र, और वो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास के बारे में बताता है। इसकी रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। श्वेताम्बर मत के ग्रंथ अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं, जो क्या कहलाए? अंग कहलाए। जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट पर्व है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की जानकारी मिलती है। महापुराण, ये आ गया ना, ये परिशिष्ट पर्व तो आ गया। अब महापुराण, कालिका पुराण भी जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है एवं जैन धर्म के सिद्धांत भी मिलते हैं। भगवती सूत्र में महावीर की जीवनी के साथ उसके अन्य समकालिकों के साथ संबंध का वर्णन है। पूर्व मध्यकाल में जैन धर्म की रचनाएं हरिभद्र सूरि द्वारा रचित सम्रादिक कथा, सम्राइच्छकहा, मूर्खाख्यान, कथाकोश, अनेकांत विजय, धर्म बिंदु हैं। उद्योतन सूरि की कुबलय माला में हूण शासक तोरमाण के बारे में जानकारी मिलती है। जिनसे इनका आदि पुराण एवं गुणभद्र का उत्तर पुराण भी जैन ग्रंथ हैं। प्रकीर्ण प्रमुख जैन ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। तो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म गांठ बांध लेना, इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। इतना पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किस रूप में जाने गए, ये बताना है भाई। तो यहाँ पर हैं आर्यदेव और दिग्नांग और नाथ मुनि। तो आर्यदेव को जैन विद्वान बताया गया है और दिग्नांग को बौद्ध विद्वान बताया गया है, नाथ मुनि को वैष्णव विद्वान बताया गया है। तो इसके बारे में अपन को देखना है। इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, अब वो कौन से सही हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, आर्यदेव और दिग्नांग बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संत थे। तो यहाँ पर ये जो आर्यदेव थे ये अपन को जैन विद्वान दे रखे हैं, तो ये गलत है। आर्यदेव क्या है? बौद्ध विद्वान। तो दिग्नांग बौद्ध विद्वान है, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान है। ठीक है, अब थ्योरी पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगी फिर अपन को। आर्यदेव और आर्यदेव और दिक्नाग बौद्ध धर्म की महायान शाखा के संत हैं। पूर्व प्रश्नों में इसका उल्लेख किया जा चुका है, जो कि अपन पढ़ लेंगे बाद में, जब पीछे आएंगे 2022 से नीचे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। नाथ मुनि, अब यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? नाथ मुनि, जिन्हें श्री रंगनाथ मुनि के नाम से भी जाना जाता है। 823 से 951 ईसा पूर्व तक एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे। नाथ मुनि ने ही श्री वैष्णव संप्रदाय का प्रणयन भी किया। वे वैष्णवों में प्रथम आचार्य माने जाते हैं। नाथ मुनि योग रहस्य न्याय तत्व के भी रचयिता हैं। ठीक है, नाथ मुनि किसके रचयिता हैं भाई? योग रहस्य और न्याय तत्व के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैष्णव संत साहित्य, वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता है।
वैष्णव संत और साहित्य। वैष्णव संतों को क्या कहा जाता है? अलवार। एवं इनके ग्रंथ को नालायिर प्रबंधम कहा जाता है, जिन्हें आचार्य नाथ मुनि राजेंद्र चोल के समकालीन ने संकलित किया। मालयिर प्रबंधम तमिल में वेद कहा जाता है। मालयिर प्रबंधम तमिल में वेद कहा जाता है। 12 अलवार संत प्रमुख थे। ये कौन कौन थे? पोएगई अलवार, भूत अलवार, पेय अलवार, तिरुमंडसे अलवार, नमलवार, तिरुमगई या तिरुमंगई अलवार, कलसेकर, पेरिय अलवार, आंडाल एकमात्र महिला संत। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, कई बार देख चुकी हूँ मैं इसको। ठीक है, तो आंडाल एकमात्र महिला संत। और तोडर डिपोलई, तोडर डिपोलई, ठीक है भाई। तिरुप्पन मधुर कवि अलवार। पोएगई प्रथम आलवार और मधुर कवि अंतिम आलवार संत माने जाते हैं। पेरियालवार भी प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। एक महिला संत आंडाल उनकी पुत्री भी थी। अंडाल को दक्षिण भारत की मीराबाई कहा जाता है। तो अंडाल को ही क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की मीराबाई। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्याद में अलवार संत पेरियालवार, विष्णु का जीवन चरित्र एवं उनकी पुत्री अंडाल तथा भगवान रंगनाथ के प्रणय का उल्लेख किया है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई। इसकी थ्योरी थोड़ी सी आप लोग दोबारा से पढ़ लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा का। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यमुनाचार्य इस संप्रदाय के प्रसिद्ध चिंतक थे। भाई ये वैष्णव संप्रदाय के यमुनाचार्य जी जो क्या थे? प्रसिद्ध चिंतक थे, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन की आधारशिला रखी। इस चिंतन को 11वीं शताब्दी में इन्होंने प्रचारित किया। शैव संत और शैव साहित्य। तिरुमूलर, तिरुज्ञान संबंधर, अपार, सुंदरमूर्ति, सुंदरार, मनिका वाचगर आदि प्रसिद्ध शैव संत थे। शैव संतों को नैनार कहा जाता था। नैनारों की कुल संख्या 63 थी। सेक्किलार ने पेरिया पुराणम की रचना की। यह 63 शैव संतों की जीवनी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। महिला नैनार संत कार-इकाल अम्मैयार, संगैयार करसियर एवं ईस इनायर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। नहीं भाई, जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में नहीं हुआ था। वो आया था ना तलंग ऐसा था, पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और इस शहर पर घेरा डाल दिया। मुहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो इसमें स्टेटमेंट सिर्फ 2 सही है। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। क्लियर, अब इसकी थ्योरी थोड़ी देखते हैं अपन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पिछले वर्ष के प्रश्न में भी इसका उल्लेख दिया जा चुका है, तो मतलब 2021 में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। चंगेज खान इल्तुतमिश के समय सिंधु नदी तक आ पहुंचा था, लेकिन उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया था। चंगेज खान की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी मंगोलों ने भारत पर अनेकों आक्रमण किए। इल्तुतमिश मोइनुद्दीन बहराम शाह बलबन के समय भी मंगोल आक्रमणकारी दिल्ली सल्तनत पर इन्होंने आक्रमण किया। मोइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक इसका शासनकाल रहा था। कि शासनकाल में 1241 में लाहौर पर सर्वप्रथम मंगोल शासक तेर बहादुर ने आक्रमण किया। मंगोल आक्रमण से सल्तनत की सीमा सिंधु नदी से घटकर कहाँ तक पहुँच गई? व्यास नदी तक सीमित हो गई। ठीक है, तो मोइनुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में 1241 में कौन सा मंगोल शासक था? तेर बहादुर, उसने आक्रमण किया
और जो शासन व्यवस्था थी वो कहाँ तक रह गई, फिर सिंधु नदी से घटकर व्यास नदी तक सिमट गई। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। बलबन के समय हुए मंगोल आक्रमण में 1286 में सबसे बड़ा पुत्र मोहम्मद मारा गया। बलबन ने मंगोलों आक्रमण से बचने के लिए उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किलों की एक श्रृंखला बनाई। कथन दो क्या है, सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं। 1296 से लेकर 1308 तक 7 मंगोल आक्रमण हुए। 1303 में मंगोल आक्रमणकारी तारगी 2 माह तक दिल्ली का घेरा डाले रहा और अलाउद्दीन ने संधि करके उसे वापस भेजा। इसके बाद अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1304 ईस्वी में सीरी को अपने राजधानी बनाया एवं किलेबंदी करी। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। कथन 3 क्या है, गलत है, क्यों? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1328 में मंगोल आक्रमणकारी अलाउद्दीन तरम सीरीन के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ। जो अंतिम मंगोल आक्रमण था, तरम सीरीन इस युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, क्लियर, बढ़ते हैं आगे। उसमें सिर्फ इतनी ही थ्योरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? तो कुलाहदारन कौन होते थे भाई? ये थे सैयद जिन्हें क्या बोला जाता था? कुलाहदारन। सैयद स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते हैं। वे परंपरागत रूप से मुस्लिम समुदायों के क्या थे? पुजारी और धार्मिक शिक्षक थे। सैयद एक नुकीली टोपी कुल्हा पहनते थे। उन्हें कुलाहदारन के नाम से जाना जाता था। भारत में 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासन रहा। तो कुलाहदारन किनको बोलते हैं? सैयद को। सैयद कौन थे भाई? ये स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज मानते थे और वैसे परंपरागत रूप से वो मुस्लिम समुदाय के पुजारी और धार्मिक शिक्षक थे और वो नुकीली टोपी पहनते थे जिसे क्या बोला जाता था? कुलाह। तो इसीलिए इनको क्या बोलते थे? कुलाहदारन कहते थे। और ये सैयद वंश कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए। डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीन पर फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित। भाई डच ने पूर्वी क्षेत्र पर जरूर बनाई थी फैक्ट्रियां, लेकिन गजपति शासक से तो नहीं ली थी उन्होंने जमीन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। हाँ यार, ये तो सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित करी थी। तो अंग्रेजी लोगों ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य से पट्टे पर ली थी। पट्टे पर थोड़ी, तो इनको तो शायद गिफ्ट नहीं, देखते हैं क्या है। तो 2 और 3 ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं भाई। अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीन लिया था और इन्हें अंग्रेजों को क्या मिली थी? मद्रास में विजयनगर साम्राज्य प्रतिनिधियों से पट्टे पर ज़मीन मिली थी जिस पर इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी थी। इसके बारे में पढ़ते हैं भाई। गजपति राजवंश मध्यकालीन भारत का एक हिंदू राजवंश था जिसका उदय कलिंग क्षेत्र यानी वर्तमान उड़ीसा तथा वर्तमान आंध्र प्रदेश के उत्तरी समुद्र तटीय क्षेत्र में हुआ था। कपिलेंद्र देव द्वारा स्थापित यह राजवंश 1434 से 1541 तक प्रभावी रहा। 1541 में भोई वंश ने गजपति वंश का अंत किया। अंत में 1592 में बिहार के सूबेदार मान सिंह ने उड़ीसा विजित कर उसे मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। अतः फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना? गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। डचों ने भारत में मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में प्रथम कारखाने की स्थापना की। डचों की भारत में स्थापित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्रियां कौन कौन सी थी? पुलिकट, सूरत, करईकाल, चिंसुरा, कोचीन, नागपट्टनम, बालासोर इत्यादि थी। डच भारत में नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा और अफीम बाहर भेजते थे। भारत से वस्त्र को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय भी किनको जाता है? डचों को जाता है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख
को क्या कहते थे, फैक्टर कहा जाता था। अंग्रेजों ने नवंबर 1759 में हुगली के निकट बेदारा के युद्ध में डचों को अंतिम रूप से हराया था। तो डचों की फर्स्ट कहाँ कारखाना था, मसूलीपट्टनम में। कब, 1605 में। और बाकी कौन कौन सी थी, पुलिकट, सूरत, कराईकल और चिंसुरा, कोचीन, नागपट्टनम, बालासोर आदि थी। और ये क्या क्या वो एक्सपोर्ट करते थे यहाँ से, नील, सोरा, सूती वस्त्र, रेशम, सीसा और अफीम करते थे। फिर उसके बाद इनकी फैक्ट्रियों के प्रमुख को क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। और अंग्रेजों ने कब इनको कौन से युद्ध में हरा दिया, बेदरा के युद्ध में। और कब, 1759 में। ठीक है। विजयनगर के सम्राट वेंकट द्वितीय की पत्नी महारानी इरैवी ने प्रिल्या कावेरी पुलिकट झील को पहले प्रिल्या कावेरी के नाम से जाना जाता था पर शासन किया। 1608 में उनके शासनकाल के दौरान डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एक किला बनाने और व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है अपना, गलत है कि वो कौन सा वंश था इसमें, अभी तो पढ़ा था गजपति राजवंश, तो उसने नहीं दी थी। ठीक है, क्लियर। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। वह पहला किला बनवाया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1505 से 1509 भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी, भाई इंपॉर्टेंट है, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेके आया था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का क्या बोलते थे, वास्तविक संस्थापक बोला जाता था। 1509 में भारत में वायसराय नियुक्त किया गया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया और बाद में 1530 ईस्वी में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बना। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया था। उसने कार्टेज पद्धति यानी आर्मेड काफिला द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरबी जहाज़ों का अरब सागर में प्रवेश वर्जित कर दिया। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी पुर्तगालियों के कार्टेज या परमिट लेना पड़ा। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाज़ों को जारी किए गए आज्ञा पत्र कार्टेज कहलाते थे। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू, अफीम, काजू, अनानास, लाल मिर्च की खेती शुरू की। प्रिंटिंग प्रेस भी सर्वप्रथम भारत में 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला की, गोथिक कला की शुरुआत की। अतः कथन 2 क्या है, सही है। कथन 3 का विश्लेषण अपन 2021 के पेपर में देखेंगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन है कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। तो न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। ये सही था। यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने की कानूनी हक मिलता था। तो ये स्टेटमेंट भी सही था। तो 2 व 3 तो सही थे, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, गलत था। पढ़ते हैं इसके बारे में पूरी थ्योरी नीचे। कौटिल्य के अनुसार यदि किसी दासी से नियोक्ता का बच्चा होता है तो उस बच्चे को नियोक्ता का वैधानिक पुत्र स्वीकार किया जाएगा। अतः कथन 3 क्या है, सही है। स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। गुलाम जो एक महिला दासी और उसके मालिक से पैदा हुए थे, यदि बच्चा पुरुष होता है तो माँ अपने बेटे के साथ मुक्त हो जाती थी। कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट है कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों को परिभाषित किया है। तो वो 9 प्रकार के दास कौन कौन थे। गुलाम जो लड़ाई में पकड़े गए और मुक्त होने के लिए भुगतान कर सकते थे, ये गुलाम आजीवन गुलाम नहीं थे और ये वह वंशानुगत नहीं थे। गुलाम जिन्होंने गुलाम बनना चुना ताकि वे भूखे न मरे, जिस समाज से वे थे उसके आधार पर इन दासों को बाद में मुक्त किया जा सकता था। गुलाम जो एक महिला दासी और उसके मालिक से पैदा हुए थे, ये यदि लड़का होता तो माँ अपने बेटे के साथ मुक्त हो जाती। खरीदे हुए गुलाम कभी भी गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते थे और वे अपने बच्चों को गुलामी में बेच भी सकते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद
ऋग्वेद के समय से ही दास दूसरों को उपहार के रूप में दिए जा सकते थे। पिता से पुत्र को हस्तांतरित किए गए दास अचल दास थे, वे अब कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2-4 और स्टेटमेंट है। एक प्रकार की न्यायिक सजा के रूप में लोगों को गुलामी सौंपी जा सकती थी। इन दासों को तब मुक्त किया गया जब उन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली थी। लोग खतरनाक स्थिति में सुरक्षा के लिए, किसी खतरनाक स्थिति से बचाने के लिए खुद को गुलामी में बेच सकते थे। लोग गुलामी से बचने के लिए भुगतान भी कर सकते थे। गिरवी रखे गए गुलाम थोड़े समय के लिए किसी के बंधन में रहते थे, जबकि नियमित गुलामों को उनके पूरे जीवन के लिए गुलाम बनाया जा सकता था। स्वामी के साथ गिरवी रखे हुए दासों पर भी कम शक्ति थी। ठीक है भाई, क्लियर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन हुआ क्लियर। तो यूपीएससी ने फर्स्ट स्टेटमेंट गलत माना भाई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख थे और वो कौन से राज्य, वह स्थान जिस राज्य में है। ठीक है, शिलालेखों के स्थान कौन कौन से हैं भाई? धौली, एररगुड़ी, जोगड़, कालसी। तो धौली उड़ीसा में है क्या, एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में है, जोगड़ मध्य प्रदेश में और कालसी कर्नाटक में। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, बाकी 2 क्या हैं, गलत हैं। धौली और एररगुड़ी सही है। धौली तो उड़ीसा के अंदर है और एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में। जोगड़ और ये कालसी गलत है। तो अशोक के अभिलेख के बारे में मतलब पीछे दिया जाएगा, जो कि अपन पढ़ लेंगे। धौली और जोगड़, अरे सॉरी गलत बोल दिया क्या? हाँ गलत बोल दिया। जो धौली है, धौली एवं जोगड़ उड़ीसा में स्थित है। धौली और जोगड़ कहाँ स्थित है भाई? उड़ीसा में स्थित है। तो ये वाला गलत दे रखा है। एररगुड़ी आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये सही दे रखा है। कालसी उत्तराखंड में स्थित है, तो ये कर्नाटक गलत दे रखा है। तो यहाँ पर धौली और जोगड़ है, धौली और जोगड़ सही दे रखा है। धौली सही दे रखा है, जोगड़ गलत दे रखा है, एररगुड़ी सही दे रखा है, कालसी गलत दे रखा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। थोड़ा याद रख लेना, इनको दोबारा पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राजा और राजवंश। नानुक चंदेल से, जयशक्ति परमार से, नागभट्ट द्वितीय गुर्जर प्रतिहार से, भोज राष्ट्रकूट से। तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं। अब कौन से हैं वो देखना पड़ेगा। चंदेल वंश, चंदेल शक्ति का केंद्र आधुनिक बुंदेलखंड था। इनका उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इससे पहले ये प्रतिहारों के सामंत थे। इस वंश की स्थापना 831 में ननुक ने की थी। वाकपति जयशक्ति, विजयशक्ति, राहिल और हर्ष अन्य प्रारंभिक शासक थे। जयशक्ति तथा जेजा के नाम से यह क्षेत्र जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड भी कहलाया तथा इसकी राजधानी खजुराहो थी। अतः जयशक्ति परमार वंश का नहीं, चंदेल वंश का शासक था। तो जयशक्ति इसमें क्या है, गलत है। ये ऑप्शन में दे रखा है ना। तो जयशक्ति परमार का नहीं, चंदेल का शासक था। और नानुक भी आ गया। नानुक कहाँ पे है भाई? ये भी चंदेल का है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। यशोवर्मन 925 से 950 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। यशोवर्मन लक्ष्मण वर्मन इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसने खजुराहो के विशाल विष्णु मंदिर चतुर्भुज का निर्माण करवाया। और धंग कौन था? 950 से 1002 तक यशोवर्मन का पुत्र धंग था। धंग ने सर्वप्रथम कालिंजर को राजधानी बनाया, लेकिन बाद में राजधानी खजुराहो स्थानांतरित कर दी। धंग ने खजुराहो में वैद्यनाथ, विश्वनाथ, जिननाथ के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए। तो इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना भाई दोबारा से। नेक्स्ट है विद्याधर, जो कि 1017 से 1029 तक इनका शासनकाल रहा। धंग का पुत्र विद्याधर सर्वाधिक शक्तिशाली चंदेल शासक था। विद्याधर ने गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल का सिर्फ इसलिए वध कर दिया कि उसने गजनवी का मुकाबला नहीं किया। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज कलचुरी गांगेयदेव को अपनी अधीनता मानने के लिए बाध्य किया। विद्याधर के समय गजनवी ने चंदेलों पर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें परास्त नहीं कर सका। अंतिम चंदेल शासक परमारदी देव परमल 1163 से
1203 ईस्वी तक था। 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर आक्रमण कर चंदेल शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अंततः 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेल राज्य को दिल्ली में मिला लिया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चंदेल कला का केंद्र कौन सा था? खजुराहो था। यहाँ 900 से 1050 के बीच में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर विद्याधर द्वारा निर्मित, जगदम्बिका मंदिर, विष्णु का चतुर्भुज मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, जैन मंदिर हैं। चंदेलों के दुर्ग में कालिंजर का दुर्ग क्या है? प्रसिद्ध है। अब ये पूरा का पूरा चंदेल वंश हो गया। अब परमार वंश के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे, पीछे के जब पेपर्स करेंगे उसके अंदर। गुर्जर प्रतिहार के बारे में भी वहाँ पढ़ेंगे। अब लास्ट पढ़ते हैं अपन राष्ट्रकूट या राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्य शासकों के सामंत थे। राष्ट्रकूट वातापी के चालुक्य शासकों के सामंत थे। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना मान्यखेत में की थी। दंती दुर्ग ने एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया था। दंती दुर्ग के पश्चात शासक बने कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्रुव प्रथम, गोविंद तृतीय, इंद्र तृतीय अन्य प्रमुख राष्ट्रकूट शासक थे। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के काव्य की रचना की। अमोघ वर्ष के दरबार में आदि पुराण के लेखक जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सक्त आयन रहते थे। अमोघ वर्ष की पुत्री चंद्रवल्लभ ने कुछ समय तक रायचूर दोआब का प्रशासन संभाला था। ठीक है। राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण तृतीय ने चोल नरेश प्रांत प्रथम को हराया था। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ कवि पौन रहते थे, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। कृष्ण तृतीय के शासनकाल में ही हल्ला युद्ध ने कवि रहस्य की रचना की थी। कन्नड़ कवि ने आदि पुराण की रचना की थी। क्लियर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी थ्योरी वापस से पढ़ना, तभी जाके क्लियर होगी। 2-4 बार एकदम अच्छे से देखोगे तब जाके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? संगम कविताओं में भौतिक व संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम कविताओं में समर का शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। संगम साहित्य में जादुई ताकतों का असंगत बताया है। तो भाई इसमें देखो ये नहीं है, ये तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि बिल्कुल ही ऐसा ना हो। तो स्टेटमेंट 2 थोड़ा सही लग रहा है कि वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। बढ़ते हैं अपन इसकी थ्योरी की तरफ। ठीक है। तो वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य के नाम से विख्यात है। तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य कौन सा है? संगम साहित्य। संगम का अर्थ क्या होता है? संघ या परिषद होता है। संगम साहित्य में दक्षिण भारत के जनजीवन की झांकी मिलती है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोल, चेर, पांड्या का उल्लेख मिलता है। इसमें चेरों को सबसे अधिक उल्लेख है। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, जिनमें संकलित साहित्य को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई। प्रथम संगम मदुरई में, द्वितीय संगम कपाटपुरम में, तृतीय संगम उत्तरी मदुरई में आयोजित किया गया। तीनों संगमों की कुल अवधि 9950 वर्ष मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तोलकापियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीनतम साहित्य है। इसके रचनाकार कौन है? तोलकापियर थे। यह सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। RS शर्मा ने संगम साहित्य को मोटे रूप से कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक ग्रंथ मेल कनुक अर्थात 18 मुख्य ग्रंथ कहलाते हैं। उपदेशात्मक ग्रंथ किलकनुक अर्थात 18 लघु ग्रंथ कहलाते हैं। उपलब्ध ग्रंथ साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है,
पतु पतु 10 गीतों का संग्रह है। एतु एतु तोके ये 8 गीतों का संग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य की दो मुख्य विषय वस्तु हैं। कौन कौन सी हैं? अहूम, इनका संबंध किससे है? प्रेम से, जो कि धार्मिक नहीं है। पुरम, ये युद्ध के बारे में बताती है, यानी शासकों की उपलब्धियों के बारे में। तिरुवल्लुवर द्वारा लिखा गया तिरुकुरल और या कुरल तमिल दर्शन ग्रंथ है, दूसरा प्राचीन तमिल ग्रंथ है। तिरुकुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। इसे लघु वेद, पंचम वेद, तमिल बाइबल भी कहते हैं। शिल्पाधिकारम और मणिमेखले संगमकालीन महाकाव्य हैं। शिल्पाधिकारम को तमिल काव्य का इलियड, मणिमेखले को तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना इनके बारे में। ठीक है, ये पूरा हो गया संगमकालीन का साहित्य। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? तो योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो ये अनुवाद वगैरह मोस्ट ऑफ अकबर के शासनकाल में हुए हैं। तो योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा किस में अनुवाद किया गया? फारसी में अनुवाद किया गया। थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में, अकबर के बारे में। तो अकबर ने अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना करी। तो प्रसिद्ध कवि फैजी को अनुवाद विभाग का क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। और अब्दुल रहीम खान खाना को उसका उपाध्यक्ष बना दिया। अकबर के शासनकाल में योग वशिष्ठ ने फारसी में अनुवाद निजामुद्दीन पानीपति द्वारा किया गया। निजामुद्दीन ने यह किताब जहांगीर को भेंट की थी। अकबर ने महाभारत का भी अनुवाद किया। किस नाम से? रज़्मनामा। यह अनुवाद बदायूनी नकीब खान के द्वारा किया गया है। तो अकबर अपने शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना करता है। अध्यक्ष किसको बना देता है? कवि फैजी को। और अब्दुल रहीम खान खाना को क्या बना देता है? उपाध्यक्ष। और अकबर के शासनकाल में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? निजामुद्दीन पानीपति द्वारा। निजामुद्दीन ने यह किताब किसको भेंट करी? जहांगीर को। और अकबर ने महाभारत का अनुवाद किस नाम से करवाया? रज़्मनामा। और ये किसने की? बदायूनी और नकीब खान के द्वारा हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो रामानुज की शिक्षाओं के बारे में मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति है, ऐसा रामानुज ने बोला है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। रामानुज या रामानुजाचार्य सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। इसका उल्लेख पहले के प्रश्नों में दिया जाएगा, जो कि अपन पढ़ेंगे। ठीक है। महमूद गजनवी के दरबार में अलबरूनी, बहकी, उतबी, फिरदौस, ये महमूद गजनवी के दरबार में आए थे। ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं, थ्योरी काफ़ी है। जैसे कवि और विद्वान थे। फारस का कवि उजारी, खुरासान का विद्वान तुसी, विद्वान अशजदी और फारूकी भी इसके दरबार में थे। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद, ये किताब उल हिंद लिखी थी। इसमें महमूद गजनवी के राज ज्योतिषी, यह कौन था? महमूद गजनवी का राज ज्योतिषी था अलबरूनी। इसने गीता, पुराण, वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त का अध्ययन भी किया। अलबरूनी की किताबुल हिंद तत्कालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें भारतीय भूगोल, विज्ञान, गणित, इतिहास, खगोल, दर्शन आदि का वर्णन है। कौन सी सदी के अंदर? 11वीं सदी के भारत का दर्पण भी ये कहलाती है किताब उल हिंद। अलबरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। अलबरूनी के अनुसार भारत में चतुर्थ वर्ण व्यवस्था के नीचे 8 अंत्यज थे। धोबी, मोची, कुम्हार, जादूगर, नाविक, मछुआरा शामिल थे इसमें। अलबरूनी ने भारत में प्रचलित विभिन्न लिपियों की चर्चा की। सिद्धमातृका सर्वाधिक लोकप्रिय लिपि थी, जो कश्मीर, वाराणसी और कन्नौज में थी। भैक्षुकी लिपि बौद्धों की
बौद्धों की थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अल-बरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की कठोरता पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि किसी को भी अपनी जाति से बाहर विवाह करने एवं व्यवसाय या व्यापार से दूसरे में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। तो भाई अल-बरूनी था जिसने क्या कर दिया, अन्य जाति में विवाह करने के लिए प्रतिबंध लगाया था और व्यवसाय और व्यापार करने के लिए भी परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी थी। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया। उसने अपने 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। गजनी के तुर्क मुस्लिम शासक महमूद द्वारा 1026 के आक्रमण की पुष्टि 11वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार अल-बरूनी ने की थी। कथन 3 गलत है। क्यों भाई? क्योंकि सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में की गई थी। महमूद द्वारा ध्वस्त सोमनाथ के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण 1026 में चालुक्य शासक भीमपाल प्रथम ने करवाया। 1196 में कुमारपाल ने करवाया। अलफ खान ने 1297 में, अहमद शाह ने 1314 में, शम्स खान ने 1318 ईस्वी में, मुजफ्फर खान द्वितीय ने 1394 में, तातार खान ने 1520 में तथा औरंगजेब ने 1669 में सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा। इतनी बार तोड़ा गया है इसको भाई, सोमनाथ के मंदिर को। अहिल्याबाई होलकर ने 1765 ईस्वी में तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1950 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो लास्ट में पुनर्निर्माण किसने करवाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका क्या किया जाएगा? प्राण प्रतिष्ठा। तो प्राण प्रतिष्ठा कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 50 में तो इनका पुनर्निर्माण हो गया और 51 में इनका प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो ये थे सारे क्वेश्चन 2022 के। थोड़ा पेपर लेंदी था हिस्ट्री के पार्ट को लेके, जिनकी थ्योरी प्रॉपर अपन ने पढ़ ली है। 1-2 बार और रीडिंग लगाएंगे तो अपने को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आइडिया तो अपन को लग ही गया मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्योंकि अभी तक अपन 3 साल के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर आपको इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते रहना है तो लेट्स कंटिन्यू। एंड अगर आपको खुद से बुक से पढ़नी है तो बुक है धर्मेंद्र जी जाखड़ सर की पब्लिश करी हुई है और उनकी लिंक या उनके साइट पे मिल जाएगी, तो आप सर्च कर लेना, जो कि बहुत अच्छे से और इनमें बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, बहुत ही बेनिफिशियल है। चलो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। 2022 का पेपर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।